बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आम आदमी जो है वो कहता है जनाब कि मैंने तो चाय पे भी टैक्स दिया, मैंने जनाब चीनी पे टैक्स दिया, सड़क पे चलने का टैक्स दिया, रोड टैक्स जिसको कहते हैं जनाब, और जब मैं पैदा हुआ तब भी टैक्स दिया, उसके बाद जनाब जो कुछ मैं करता रहा, बच्चों को पढ़ाया तब टैक्स दिया, बिजली का टैक्स दिया जनाब, गैस का टैक्स दिया, किसान ने भी टैक्स दिया, मजदूर ने भी टैक्स दिया, दुकानदार ने भी टैक्स दिया। सारी चीज़ों पे हमें टैक्स देना पड़ता है और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें कोई छूट नहीं है। दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये हम लोग यानी कि आवाम देती आती है, वो टैक्स रिटर्न फाइल करे या ना करे, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो देती रहती है और मजबूरन देती है। नाउ द इशू इज़ कि अगर टैक्सेस आवाम देती आ रही है और देती है और उसमें कोई दो राय नहीं है, उससे कोई छूट नहीं मिल सकती उसको, तो फिर यहाँ पे मिस मैनेजमेंट कौन करता है? मिस मैनेजमेंट ऑब्वियसली वो लोग करते हैं जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, वो मिस मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। अगर इसी तरह मिस मैनेज होती रही चीज़ें तो फिर इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा? एंड रिज़ल्ट ये निकलेगा कि मज़ीद आवाम टैक्स दे दे, इनडायरेक्ट टैक्सेस या दूसरे टैक्सेस देना शुरू कर दे, तो फिर भी जनाब एक इशू बना रहेगा। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस तो लोग दे देते हैं, जैसे बिजली पे टैक्स दे दिया, गैस पे टैक्स दे दिया, हर चीज़ पे जैसे मैंने जिक्र किया टैक्स दे दिया, लेकिन उस जुमरे में यानी कि उस ब्रैकेट में जिसको टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने को कहते हैं, उसमें इसलिए नहीं आते कि देयर इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो हुकूमत पर है, हुक्मरानों पर है, इसलिए लोग वहाँ पे टैक्स फाइल करते हुए, रिटर्न्स फाइल करते हुए घबराते हैं। इसलिए घबराते हैं कि एक तो वो फाइल करना एक इतना बड़ा इशू है, फाइल करना पै जाए किसी को तो उन्होंने लग पता जाता है, नंबर वन। नंबर टू, उसको उसके ज़ुमरे में यानी कि उस टैक्स रिटर्न्स के ब्रैकेट में एक दफ़ा बंदा आ जाए तो फिर उसी की सख्ती आती है और किसी की सख्ती नहीं आती। दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स और ये बड़ी ऑब्वियस चीज़ें हैं जिससे लोग घबराते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट जो कि ट्रस्ट डेफिसिट है और अभी भी है, और ख्याल ये किया जा रहा था कि इमरान खान साहब की हुकूमत यानी कि पीटीआई की हुकूमत आएगी तो लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। पीटीआई का एक मौक़िफ़ है, लेकिन वो 8 महीने हो गए उस मौक़िफ़ पे चल रहे हैं जनाब कि जनाब पिछला जो गदर मचा था 8-10 सालों में, उसको सही करते करते जनाब उनको कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे। अगर 2-3 साल लग जाएंगे तो क्या जनाब ये आवाम का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ नहीं हो जाएगा? और अगर लबरेज़ हो जाएगा, जो कि होता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर इश्यूज़ आर वेरी सीरियस। इसको कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि इस पर 3 प्रॉन स्ट्रेटजी नॉर्मली तो चलती है दूसरे मुल्कों में। 3 प्रॉन स्ट्रेटजी को क्या हमारे हुक्मरानों ने अपनाया हुआ है? 3 प्रॉन स्ट्रेटजी यानी कि 3 प्रॉन स्ट्रेटजी होती है कि जनाब एक लॉन्ग टर्म, एक मिड टर्म और एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। क्या ये तीनों स्ट्रेटजीज साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व की जा रही हैं या नहीं की जा रही? इस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। और इस बार अगर सब्र का पैमाना अगर लबरेज हो गया आवाम का, और आगे हुक्मरान यानी कि हुक्मरानों के अलावा जो लीडरशिप होती है, कोई लीडरशिप अगर ना हुई इन अवाम को गाइड करने वाली या इस अवाम की एजुटेशन को लेके चलने वाली सेंसिबल लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, उस लीडरशिप की मैं बात नहीं कर रहा जो अवाम को एक्सप्लॉइट करे, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर सेंसिबल लीडरशिप ना मिली जो अवाम के दुख दर्द को समझ सके, या अगर को कोर्ट में मैं कह रहा हूँ, अगर अवाम निकल आते हैं तो जनाब उनको गाइड करने के लिए अगर कोई सेंसिबल लीडरशिप ना हुई तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन एंड इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस सिचुएशन। इन सब चीज़ों को हैंडल कैसे किया जा सकता है? किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अगर नहीं किया जा सकता तो जो लोग आवाज़ें दे रहे हैं उन लोगों को, जहाँ पे बाहर उनके दफातर के बाहर सरकारी, मैं फ़ौज की बात कर रहा हूँ, फ़ौज के दफातर के बाहर जहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, अगर ऐसा हुआ तो इस बार मैं बड़े मैं विद अ वेरी हैवी हार्ट आई मस्ट से, इस बार वो नहीं होगा जो पहले होता आया है, इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा। फ़िलहाल मैं बात करना चाहूँगा जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब है मेरे साथ तहरीक इंसाफ से, बिलाल यासीन साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, और हैदर ज़मान कुरैशी साहब हैं जनाब पीपल्स पार्टी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। मेरे ख्याल में बिलाल साहब से शुरू कर लो। बिलाल साहब, इस सिचुएशन में क्या होगा? जैसे मैंने कहा आपको कि जनाब अगर को मैं कोर्ट्स में कह रहा हूँ, अगर लोग बाहर निकल आते हैं और जो कि कहा यह जा रहा है कि ईद के बाद निकल आएंगे, और अगर वहाँ पे सेंसिबल
लीडरशिप ना हुई। सेंसिबल लीडरशिप से मुराद मेरी वो लीडरशिप है जो लोगों को एक्सप्लॉइट ना करे और सियासत ना करे और सिर्फ उनके जो मसाइल हैं उनकी बात करे, तो फिर इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, और उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके पास कोई हल है या आप भी वही ब्लेम गेम में ना पड़ जाएं। और मुझे सिर्फ हल की तलाश है, अगर हल है तो वो काइंडली बता दीजिए बिलाल साहब। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे साहब। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वेल अवेयर आप जो एंकर्स हैं उनमें आपका शुमार होता है, और आपने जो अपना इतना लंबा थोड़ा जो इंट्रो बात की है तो मैं लफ्ज़ उससे इत्तेफाक करता हूँ। तब इसके बाद तो मुझे बताएं कि जो आपने अपने इंटरव्यू में बात की है, सवाल भी उसी में है, जवाब भी उसी में है, तो हालात अगर इस नहज से पहुंच गए और खुदा न खास्ता आप जो कह रहे हैं कि अगर पब्लिक बाहर आ जाती है, और पब्लिक का हाल ये है कि आज ये बाबरकत महीना जारी है, 5वां रोजा चल रहा है, 5 रोजे आज हो जाएंगे, और इस तरह ये महीना, इसमें वैसे भी गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, और इसमें तो वैसे भी एक बोझ है कभी एक बड़ा बाबरकत महीना। तो मैं सीधी बात करता हूँ कि इस वक्त जो पल्स है पब्लिक की, जो आपने पहले बयान किया, बिल्कुल ठीक बयान की। पब्लिक तो यकीन जानिए वो किसी और मूड में है कि वो, मैं नहीं समझता कि भी इसके अलावा कोई गुंजाइश है। और खास तौर पे जब रात को टेलीविजन पे जब जो हुक्मरान है, जब उनकी स्टेटमेंट्स चलती हैं, जब वो कहते हैं कि जी अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद जो उनका जो लैंग्वेज होती है वो इस महीने की तो वैसे ही तकद्दुस नहीं कि उसमें इस्तेमाल की जाए। तो लोग जिस तरह के लकबात से इनको नवाजते हैं, यकीन जानिए। So what's the solution, बिलाल साहब? Do you have a solution? सिर्फ यही है कि भी देखिए, जो जितने इनके दावे थे, देखिए बात ये है कि फिर बात तो पॉलिटिक्स बन जाएगी। जितने इनके दावे थे, इनके टॉल क्लेम्स थे कि जी हम चेंज ले आएंगे। चेंज आज आपको पता है, मेरे बेबी को खबर नहीं है, आपको पता है कि चेंज एक गाली बन चुकी है। क्योंकि किसी का तमस्कर उड़ाना है, किसी को गाली देनी है, तो उसको कोई तब्दीली आ गई है, चेंज आ गई। इस तरह के हालात चल रहे हैं। मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं बिल्कुल सोच के बात कर रहा हूँ कि मुझे शायद को 20-21 साल हो गए कि मैं पार्लियामेंट में मौजूद हूँ। अल्लाह का करम है, 1997 से ऑनवर्ड जितने इलेक्शन की हुए मैं भारी एक्सपीरियंस से जीतता हूँ, और हर असेंबली का मेंबर भी रह चुका हूँ, वजारतें भी देखी हैं। मैं दिल पे हाथ रख के बात करता हूँ कि मैंने इस तरह के बुरे हालात नहीं देखे। मेरा तो लेकिन बिलाल साहब ये भी कहा जाता है कि आपकी, बिलाल साहब ये भी कहा जा रहा है कि आपके दौरे हुकूमत की, पूरे दौरे हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आखिरी जो लेग थी आपकी हुकूमत की, यानी कि प्रीवियस हुकूमत जो मियां नवाज शरीफ साहब की थी, जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं थे, उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब आए, शायद खाकान अब्बासी साहब के दौर में आप लोगों ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, ऐसे आई वुड से डिसीजंस लिए कि वो कोई भी हुकूमत आती, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती, चाहे वो जनाब पीटीआई की हुकूमत आई है, तो उसको 2 साल तक तो समझ आनी नहीं थी कि उनके साथ हुआ क्या। बट देन अगेन एक और भी चीज़ सामने आती है कि अगर पीटीआई वालों को पता था कि उनकी हुकूमत बननी है तो उन्होंने क्या प्रिपेयर किया। क्यों भाई साहब आप लोगों ने कोई प्रिपरेशन की? देखिए मुझे करने दें, इसमें ये है कि 2013 को पिछला इलेक्शन हुआ, ये जो 100 है ये तो 2018 में मिला ना, 2014 को इनके धरने स्टार्ट हो गए। 2014 से ये गो नवाज गो की रट लगाए बैठे, 2014 से इन्होंने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद जितने इलेक्शन भी आए, इन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि हमारे पास टीम मौजूद है, हमारे पास शेडो कैबिनेट मौजूद है। तो आप माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान है, आप मुझे बताएं, जो हमारे दूसरे साथी दोस्त बैठे हैं वो भी मैं समझता हूँ कि उनको भी बात करने का पता है, उनसे जरा पूछ के मुझे बता दें कि जब एक इतना बड़ा लीडर जो इस वक्त पाकिस्तान की हुक्मरानी जिसके हाथ में दी गई है, वो ये अपने जो अपने इलेक्शन कैंपेन में इस तरह के टॉक क्लेम्स करता था कि हमारे पास सारी तैयारी है, हम वैसे थोड़ा सा मैं एक थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा बिलाल साहब यहाँ पे कि इशू ये होता है, बिलाल साहब एक बात करना चाहूंगा कि देखें इलेक्शंस कहीं पे भी हो दुनिया में, किसी भी हिस्से में हो, वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन्स में जो होती है बैशिंग होती है या नारे होते हैं या प्री इलेक्शन टॉक होती है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, ये होप थी, बहुत बड़ी होप दे के ये लोग आए थे पीटीआई वाले। आप पीटीआई वाले आगे जी सदाकत अली अब्बासी साहब, अब मुझे बताएं कि सोल्यूशन कोई है ताड़े कोल या सिर्फ ब्लेम गेम? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे कोई उस तरह की सियासी बात या मुकाबलाबाजी वाली बात नहीं करूँगा। हम सारे पाकिस्तानी और पाकिस्तान को बेहतर कर रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा कि जिन्होंने चोर चोर कहना शुरू कर दिया, वो असल में जब पैनामा लीक्स आया तो पूरी दुनिया में उसका शोर हुआ, तो वो पाकिस्तान में नहीं हुआ, हर जगह पे शोर हुआ, तो उसका तो चलो अपना एक इम्पैक्ट है। हमने जो कौम को वादा किया हम उस पर पूरी तरह मुझे इंटरप्ट करना पड़ा, 14 में नहीं था।
नहीं 14 में मैं 2014 में नहीं था, 2014 के बाद वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, हमारा आपस में काम तैयार हो गया। नहीं था भाई। अच्छा जरा फिलहाल अगर मैं बात कर लूं, फिर आप दरमियान में अपनी बारी पे बोलिएगा ना। सुनिए थोड़ी करेक्शन करने का तो मुझे हक है। चले थोड़ी करेक्शन किया, 14 में नहीं था। चले अच्छा मैं मुझे ये तो कुछ और था ना उस वक्त। अच्छा आपने बात कर लिया, मुझे करने दे। पनामा को बीच में ना लेके आए ना, कुछ और था, इस चीज को तस्लीम करके नहीं, वो उस वक्त हमने चोर नहीं कहा था ना आपने। मैंने अच्छा लगेगा अच्छा आप जरा बोल करें ना तो अच्छा लगेगा कि नहीं, रमजान में आप बेहतर बात कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं। मैंने तो अच्छा जरा आप मुझे जवाब देने देना। चले आपने कहा जो पैनामा, वो जो चोर की बात पैनामा में आई थी, पहले तो धांधली की बात थी। आप तो हमें सुबह से जिस दिन हम पहले दिन इमरान खान तकरीर करने आए, आप पहले से सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कह रहे हैं, तब तो वो बात थी। चोर की बात था भाई जब आपके पास पैनामा आया। आप कहने की बात, आपका सवाल बड़ा मुस्बत था कि क्या हो सकता है। देखें ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत अपने आप को बड़ी मईशत की एक्सपर्ट समझती है। आप देखें कि जब इनको हुकूमत मिली तो $2.5 अरब का सालाना खसारा था करंट अकाउंट का। इसहाक डार साहब ने इस कौम का मईशत का बेड़ा गर्क किया, और जब ये गए तो $19 अरब का खसारा। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम आए, हमें फटाफट $19 अरब का बंदोबस्त करना है कि जो हम पे करके उस खसारे का जो गैप है वो प्लग करें। इसके लिए भागदौड़ शुरू होगी, IMF से मुज़ाकरात शुरू हो गए, दोस्त मुल्कों से काम शुरू हो गया। अब हमने वो खतरा जो था मईशत के बैठने का वो टल गया। अब हुआ क्या, ये बड़े कारोबारी लोग थे, इनके अपने सारे कारोबार मुनाफे में हैं। PIA अरबों के नुकसान में, रेलवेज अरबों के नुकसान में, स्टील मिल इनका अपना एक्सपीरियंस था, लेकिन पाकिस्तान की स्टील मिल डुबो गए। बिजली का 1100 अरब का खसारा, गैस का 150 अरब का खसारा। ये खसारों का मतलब क्या है, ये पैसे टैक्स पेयर ने देने हैं और यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ठीक कर रहे हैं। हम इन्हें कहते हैं कि हमने 5 साल के वादे किए थे। अगर 2019-20 का खसारा PTI हुकूमत का मुस्लिम लीग नून के खसारे के बराबर या उससे ज्यादा होता है, आप कहिएगा हम फेल हो गए। अगर जो बजट का खसारा है यानी 4000 अरब इकट्ठा होता है, 2000 अरब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो कर्जे लिए हुए उनकी किस्तों में चला जाता है, बाकी रह गया 2000। 2500 अरब जाता है सूबों को, बाकी रह गया -500। 1400-1500 अरब जाता है फौज को, बाकी रह गया -21-2200। अब -21-2200 तो हम शुरू करेंगे। हमने एजुकेशन भी देनी है, हेल्थ भी देनी है, बाकी फैसिलिटीज भी देनी है, मरकजी हुकूमत के दीगर तनख्वाहें भी हैं। तो ये सिचुएशन ये छोड़ के अब उसको ठीक करने के लिए जाहिर है टाइम चाहिए। आप कह रहे हैं टीम जितनी जैसे बहुत अच्छा मैनेजर ले आए एक दुकान पे, दुकान की सेल है 4000 की और खर्चा है 8000 का, और 4000 वो कर्जा ले रही है, कर्जे की किस्त भी देनी है, उस दुकान ने तो बैठना ही बैठना है। तो लिहाजा हम जो बहुत परेशानी का आलम हुआ गुजरे, मईशत भी गुजरी, लोग भी ये सही कह रहे हैं, गिला कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो बर्बादी 6000 अरब से कर्जे 30000 अरब। एक सिंपल सी बात क्यों नहीं करते, एक सिंपल बात क्यों नहीं कर देते आप, ठीक है, ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं उनको जनाब एड्रेस कर लिया जाए। सिंपल बात है, आप बता दें अगर लोगों को, ये जो बात आप मुझे बता रहे हैं, आपके बड़े बड़े जो बैठे हुए जो टीवी पे आने से कतराते हैं आजकल PTI वाले, उनकी बात करो, वो आके सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर देते कि जनाब इन्ने पैसे का कर्जा छड़ के गए सन मुस्लिम लीग नून वाले, इन्ने पैसे असी देने सन, ठीक है जी, असी किस तरह दईए तुसी समझा दियो सानू। अच्छा ये मैं सिंपल सी बात है, 2 लफ्ज है, 2 सेंटेंस। जो हमारे 12 तर्जुमान है ना पार्टी के, आई एम वन ऑफ देम, बाकी भी आते हैं, पता नहीं 2-4 से ज्यादा ही। चले वो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं तो नहीं मेरी कमेंट कर सकता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आप उस बात पे आता हूँ। एक डूबी हुई मईशत दी, यानी मैं दोबारा कहूंगा कि इसहाक डार साहब वो हैं जो आज यहाँ से मुल्क से भागे हुए हैं और लोग अदालतें उनको बुला रही हैं। तो आप उस वक्त कहाँ थे? नहीं सुने ना मैं क्या कहता, इसहाक डार साहब ने वो जहाज 5 साल में, लेट मी बी वेरी रियलिस्टिक ना, जब जहाज यहाँ से गया और अब्बासी साहब ने जहाज भेजा जो उस वक्त के वजीर आजम थे, उनके जहाज पे गए ना, ठीक है, मतलब सरकारी यहाँ से गए ना, पहले रशिया गए, फिर उसके बाद वहां पे आगे चले गए ना जी। तो उस वक्त आप लोगों ने इतराज क्यों नहीं किया? नहीं, इतराज आपके दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब चले गए, आपने तो क्या किया? करते रहे, देखिए वो क्या था? अच्छा चलिए आपके दौरे हुकूमत की बात कर लेते हैं। आपके दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब गए, देखिए अगर अदालत को ऑर्डर आता है तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। देखिए उस बात, ये तो आप छोड़े चक्रों को। हम मईशत में वापस आते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
आपने कि शहबाज शरीफ को आपको रिलीफ दी है और आपने क्यों दी है उसका मुझे बताएं। नहीं, वो अदालत से मिला है। मुबश्शिर साहब, आप भी तो समझते हैं। अदालतें तो मैं बिल्कुल सिर्फ अदालतें सर आंखों पे, लेकिन आप जो है मुझे कि आप लोगों की अगर वहां पे इतराज होता, अगर आप इतराज करना चाहते तो आपने क्या इतराज किया? देखिए मैं क्या इतराज किया? नहीं, एतराज ये अदालत आप किस चीज का इतराज कर रहे हैं? नैब ने कोशिश की कि उनकी जमानत ना हो, अदालत ने जमानत दे दी। मैं सिर्फ एक आखिरी बात कर लूं कि इसहाक डार साहब ने जब पीपल्स पार्टी से मईशत ली तो 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। इसहाक डार साहब ने 5 साल और डॉलर को होल्ड किया, पता नहीं क्या उनके दिल में बेईमानी थी, 25 से वो नीचे 20 पे ले गए, जो पाकिस्तान की मईशत डूबना शुरू हुई। डॉलर को होल्ड कैसे किया? सिंपल सी बात थी, स्टेट बैंक से डॉलर निकलता था मंडे को और थर्सडे को वापस चला जाता था, सारे मनी चेंजर उसको यूज करते थे। आप स्टेट बैंक का रिकॉर्ड चेक करें कि जो पीपल्स पार्टी जिसने बहुत बुरी हुकूमत थी लेकिन 25 अरब डॉलर तक वो एक्सपोर्ट को लेगी थी। इसहाक डार साहब आए, पहली दफा 20 हुई, फिर 21-22, 5 सालों में नेगेटिव एक्सपोर्ट रही, विच इज द ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग ऑफ फॉरेन करेंसी। तो यहां से हमारा मामला खराब हुआ। अब हम क्या कह रहे हैं, एक जुमला बोल लेंगे, हम पूरी कौम को उम्मीद दिला रहे हैं कि जो जुल्म हुआ, जो कर्जे चढ़े, जो लूट मार हुई, आप और हमने बर्दाश्त की, अब हमें साल 1.5 साल दें, हम इन चीजों को ठीक करके इंशाअल्लाह पाकिस्तान को उस अच्छा ठीक कैसे करेंगे आप? ठीक ऐसे कर रहे हैं। नहीं, मुझे एक सवाल है मेरा यार, अब मुझे बता दीजिए, आप ठीक ये करेंगे कि आप डॉलर 130 पे वापस ले आएंगे? नहीं आएगा ना। आप ठीक ये करेंगे कि जो दवाइयाँ जो पहले 100 रुपए की मिलती थी आज 1000 की मिलती है, आप 100 रुपए की वापस ले आएंगे? नहीं लेके आ सकते आप ठीक ये करेंगे कि आपने जनाब जो जितनी कीमतें बढ़ जाएंगी अभी गैस की, बिजली की, आप उसको वापस लेके आ जाएंगे, जो आज है नहीं लेके आ सकते? क्या ठीक करेंगे फिर आप? मैं कह रहा हूं जो इन्होंने जुल्म किया, उन्होंने जुल्म किया, मैं सुन ना, मान लिया, मैं हाल बता रहा हूं ना, नून लीग ने जुल्म किया, अब मुझे उसका ये बताएं ना, अवाम तो ये पूछती है कि मुझे वापस मिलेगी चीजें आपके जरिए अवाम को, कि 21 करोड़ लोगों में 14 लाख लोग टैक्स पेयर की लिस्ट में हैं। ये इनकी कामयाबियां हैं। हम कोशिश करेंगे कि फाइलर्स बढ़ाएं। 14 लाख फाइलर हैं, टैक्स तो मेरे ख्याल है कोई 8-9 लाख लोग दे रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आप लेते हैं ना? इनडायरेक्ट टैक्स तो लेते हैं। हम डायरेक्ट टैक्सिंग की बात करें कि हम उसका नेट बढ़ाना चाह रहे हैं। हम एमएनएसटी देके जितने लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको अंदर लाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, इंपोर्ट्स को कम कर रहे हैं, हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। साइकी आप खत्म नहीं करेंगे कि जब तक ये साइकी जो है लोगों की कि जनाब टैक्स नेट के अंदर आने से सबसे बड़ा उसी के साथ नुकसान होता है, ये मैं कह रहा हूं ना, वो आप खत्म नहीं करेंगे, नहीं आएंगे लोग। जो हमारी हुकूमतें थी इनके अपने कारोबार थे, वो चलेंगे। आप सुने ना, अब हमने कल एफबीआर के हेड नए लगाए शब्बर जैदी, उनको यही टास्क दिया कि आप जो ये फाइलर्स है वो 30% इकॉनमी वो कह रहे हैं कि वो ब्लैक इकॉनमी है या हिडन इकॉनमी है, उसको डॉक्यूमेंट करें, इकॉनमी को पेपर पे लेके आएं, ताकि लोगों से टैक्स लेके इस मुल्क की मईशत जिसको 10 साल लूटा भी गया और 10 साल डुबोया भी गया। लूटना एक बात थी, चोर वाली बात एक है, लेकिन इतनी बैड मैनेजमेंट थी, इतने कर्जे लिए गए और कर्जे फजूलियात में लगाए गए कि आज मईशत का सांस बंद हो रहा था। लिहाजा लोगों को थोड़ी सी तकलीफ है महंगाई की, लेकिन इंशाल्लाह 6-8 महीने में ये मामला ठीक। हैदर जमान साहब मनु हाल दस दो 8 महीने की कर लैंड ते ठीक हो जाए। 27 ट्रिलियन का डेट था जो नून लीग की गवर्नमेंट के एंड पे था। इन्होंने 10% से ज्यादा उस टोटल डेट का जो पूरे पाकिस्तान के 70 साल की हिस्ट्री का डेट है वो 27 ट्रिलियन है। देखिए हर चीज नून लीग और पीपल्स पार्टी पे डाल देना गलत है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन? मुझे सोल्यूशन चाहिए। मैं बहस तो आप लोग करते रहते हैं जनाब, यहाँ पे क्रिटिसाइज भी करते हैं, ब्लेम गेम भी होती है, लेकिन सोल्यूशन है आपके पास कोई जो पीपल्स पार्टी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेस से दे सके? आप बड़ी तफसीली सैर हासिल गुफ्तगू मैंने सुनी है और अगर आप मुझे मौका देंगे, देखिए तनकीद जो होती है वो तो तामीरी होती है और अपोजिशन की कोशिश होती है, लेकिन जो अब्बासी साहब ने एक दास्तान गम पेश की है उसमें कुछ यकीनन हकीकत भी होगी, सदाकत भी होगी। चलो ये मानते हैं आप, है ना? लेकिन बात यह है कि इनके पास 9 महीने थे, तो हम इनको जो माजी में ये बता रहे थे वो उस पर बात 1 मिनट के लिए नहीं करते। इन्होंने क्या किया है 9 माह में? इन्होंने कर्जा कम करने की बजाय 3.6 ट्रिलियन जो कि 15 अरब रुपए रोजाना की बुनियाद पर बनता है। एक मिनट जमान साहब, एक मिनट कोई साहब, सिंपल सी बात है, एक फिगर दिया इन्होंने, मैं फिगर्स में नहीं जा रहा,
एक फिगर दिया सदाकत साहब ने कि जनाब ये फिगर है, पीटीआई वाले एक फिगर दे रहे हैं कि ये फिगर है जी, ये नून लीग गवर्नमेंट ये छोड़ के गई थी। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी आप बोलिएगा, जरूर बोलिएगा, मेरी बात भी सुन लेना। इतना फिगर ये छोड़ के गए कि जनाब नून लीग वाले इतना पैसा देना था और उसके बाद इतना पैसा हमने देना है, और मेरे ख्याल में कुछ 6 अरब रुपया रोज का आपको देना पड़ता है जी अप्रोक्सीमेटली। 2000 अरब साल का हमें सिर्फ उसमें नहीं पड़ते क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 6 अरब रुपया तकरीबन प्लस माइनस आपको रोज का देना पड़ता है। और एक फिगर इन्होंने बताया कि इतना फिगर छोड़ के गए थे मुस्लिम लीग नून वाले। मनु हाल दस दो 8 महीने की कर लैन तो ये ठीक हो जाए, या अगे 2 महीने 6 महीने कर लैन तो ये ठीक हो जाए। कुरैशी साहब, राणा साहब, फिगर की बात मैं आप कह रहे थे ना करें, लेकिन फिगर ये जो फरमा रहे हैं 27 ट्रिलियन का डेट था जो नून लीग की गवर्नमेंट के एंड पे था। इन्होंने 10% से ज्यादा उस टोटल डेट का, जो पूरे पाकिस्तान के 70 साल की हिस्ट्री का डेट है, वो 27 ट्रिलियन है। देखिए, हर चीज नून लीग और पीपल्स पार्टी पे डाल देना गलत है। उससे पहले इनके एक अंकल मुशर्रफ थे जिसकी ये तसलसल है, उस हुकूमत में भी डेट आया, माजी की हुकूमतों में भी डेट आया, और उस डेट की भी इंटरेस्ट पेमेंट है। और उसके बाद जो इन्होंने 30% डिवैल्यूएशन की है, उसका भी कई ट्रिलियन डेट ऐड हो गया है डेट सर्विसिंग में। वो तो माजी की हुकूमतों ने नहीं ना की, इन्होंने की है। तो आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये फाइनेंशियल बात गलत कर रहे हैं। ये जो इन्होंने डेट उठाया है 3.6 ट्रिलियन का, उसकी डेट सर्विसिंग कॉस्ट 6 अरब रुपए से बढ़कर 15 अरब रुपए हो गई है रोजाना। और वो डेट सर्विसिंग कॉस्ट इनकी नाअहली की वजह से है, एक बात। दूसरी बात, 1100 अरब का सर्कुलर डेट था जो कि 1 अरब रुपया रोजाना की बुनियाद पर तेल पे कॉस्ट आ रही थी। इन्होंने वो बढ़ाकर 1600-1700 अरब कर दिया। 600 अरब रुपया सर्कुलर डेट में इन्होंने ऐड किया है। और किस किस वजह से हुआ है, आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जनवरी के महीने में एलएनजी ना इंपोर्ट करके 25 अरब की महंगी बिजली पैदा की गई, जो नेपरा में फरवरी में 2 रुपए यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट में डाला। और उसके बाद अब भी ये सऊदी अरेबिया से सस्ती एलएनजी नहीं लेना चाह रहा है, ये कतर से महंगी लेना चाह रहे हैं। इसके बाद इस किस्म की और बहुत सी चीजें हैं। So basically what you're saying, कुरैशी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट का। लेकिन नून लीग की हुकूमत जब गई है तो 3800 बिलियन टैक्स कलेक्शन दी उन्होंने, और इन्होंने 4400 अरब का जो टैक्स टारगेट रखा है, अभी तक ये सिर्फ 10 महीने में एफबीआर, जिसमें से 8 महीने इनके नीचे रहा है एफबीआर, उसने सिर्फ 3000 अरब इकट्ठा किया है और 1400 अरब रुपया टैक्स शॉर्टफॉल है। और वो क्यों है? वो इसलिए है कि 2 मिनी बजट, वो कह रहे हैं 1400 नहीं, आप साहब वो कह रहे हैं 1400 नहीं है, आप गलत फिगर दे रहे हैं। आप गलत फिगर में नहीं दे रहा। 3000 अरब एफबीआर ने इकट्ठा किया। आप मुझे मौका दें, 4400 अरब नहीं, आपको मौका मैं नहीं दूंगा ना, बाजी साहब सुन लें, क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। आपने 4400 अरब रुपया टैक्स टारगेट रखा है फिस्कल ईयर का, आपने अभी तक 2980 अरब इकट्ठा किया है, और आपका 1400 अरब का शॉर्टफॉल है। महीने भी रहते हैं ना, आप ज्यादा से ज्यादा 500-600 अरब इकट्ठा कर पाएंगे। 800 अरब जो आप कह रहे हैं हम इजाफी टैक्स लगाएंगे, ये सिर्फ इस एंड। अच्छा, मैंने सोल्यूशन दे दो ना, व्हाट्स द सोल्यूशन? और आप सोल्यूशन सुन लें। सोल्यूशन ये था कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी थी। आपने जो है नॉन फाइलर्स को भी अलाउ कर दिया गाड़ियां, आप जो है एफसीआर ला रहे हैं, आपने टैक्स बेस को बढ़ा नहीं किया, आप जीएसटी बढ़ाने जा रहे हैं। राणा साहब, मैं आपके प्रोग्राम में हमारे से बात कर रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज समझ लें कि ये जीएसटी को 17% से 18% करने लगे हैं। ये 1000 अरब के नए टैक्सेस लगा रहे हैं। ये 150% बिजली और 150% गैस महंगा करने जा रहे हैं। ये अनदर 25% डिवैल्यूएशन करने जा रहे हैं। ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तय हो गया इनका। और उसके बाद आप देखिएगा कि इस इकोनॉमी को 5.8% से ये 2.8% पे ले आए हैं। तो टैक्स कलेक्शन कहां से होगी जब 3% जीडीपी का ग्रोथ टेपर ऑफ हो जाएगा? जब आपका बजट डेफिसिट जो 6% नून लीग ने छोड़ा था वो 8% तक पहुंच जाएगा। मैं इसका जवाब भी ले लूं ना। एक मिनट कुरैशी साहब, बड़े अच्छे टैक्स लॉयर है, मैं उनको जाती तौर पे जानता हूं। जी बिल्कुल ठीक है कुरैशी साहब, सब जाती तौर पे जानते हैं उनको, लेकिन एक मिनट ना, लेट सदाकत साहब रिस्पॉन्ड टू दिस। लेकिन सदाकत साहब एक मिनट, तुसी सारे पॉइंट लिख लेते ने, सारे तुसी रिस्पॉन्ड दे देना, लेकिन बिलाल साहब ने बोलने दियो, एक बारी फिर जवाब दे देना। अभी उन्होंने कहा भाई साहब ने कि जिनको 1.5 दे दिया जाए, तो मैं तो एक कॉमनर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे बताएं कि ये पॉसिबिलिटी है
कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि इनको 1.5 साल मिल जाए। लोगों की चीखें निकल गई हैं वो जो इन्होंने निकलवाई, और लोग तो पता नहीं किस तरह से रोजे रख रहे हैं। मेरा जो नाइटमेयर है वो ये है कि मुझे लगता ये है कि जो पहले होता आया है, 2-4 दफ़ा जो पहले हो चुका है, वो अगर इस बार हुआ तो वो बड़ा मुख्तलिफ होगा। मुझे ये खौफ है। बिलाल साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन? दी सोल्यूशन प्लीज, कोई सोल्यूशन दे दे बिलाल साहब। इसमें तो पहली बात तो ये है कि एक क्वेश्चन मैं आपके तवज्जो से, मैं आप ही से मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी इन्होंने कहा भाई साहब ने कि इनको 1.5 साल दे दिया जाए, तो मैं तो एक कॉमनर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे बताएं कि ये पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि इनको 1.5 साल मिल जाए। लोगों की चीखें निकल गई हैं वो जो इन्होंने निकलवाई, और लोग तो पता नहीं किस तरह से रोजे रख रहे हैं। पाकों का आलम है और हम यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर तो इन्होंने किया। सोल्यूशन इसका सिर्फ यही है कि इनको फ्रेश इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए और हमसे माफी मांगनी चाहिए, बताना चाहिए कि हमने ब्लंडर किया था। जो इनको लेके आए हैं उनको भी फेयर सेविंग उनकी भी हो जाएगी कि भाई ठीक है जी, हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कॉल दें और इलेक्शन करवाएं, उसमें पता चल जाएगा इनको कि इनको को वोट देता है। जो लोग इनको वोट दे चुके हैं उनको आप देखिए ना कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि लोग किस तरह के तमस्कर उड़ा रहे हैं कि कोई बंदा अनाउंस करता है जी मैंने इमरान खान को वोट दिया। बिलाल साहब, डू यू थिंक फ्रेश इलेक्शन इज अ सॉल्यूशन टू ऑल दीस प्रॉब्लम्स? मैं तो यही समझता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने जो एक तरक्की की तरफ जो गामजन था पाकिस्तान, इन्होंने डिस्टर्ब किया, बेपनाह इन्होंने जुल्म किया। फॉर अ मिनट अगर ये सोच भी लिया जाए कि जनाब ये सारी इकनॉमिक जो इश्यूज़ हैं, और जैसे कुरैशी साहब कह रहे हैं कि ये डिवेल्यूएशन जो होने जा रही है अनदर 25%, और उसके साथ उन्होंने मज़ीद डिटेल्स भी बताई हैं। 1000 अरब के टैक्सेस भी हैं, GST 17 से 18% होने जा रहा है। जो कुरैशी साहब कह रहे हैं, सारी चीज़ें अगर आप जहन में रख लें और जनाब फिर आप कहें, जनाब आप डिमांड करें PTI वालों से कि फ्रेश इलेक्शन कराएं, फ्रेश इलेक्शन से क्या सोल्यूशन निकल आएगा? इलेक्शन करवाना है जी। IMF का जो यहाँ पे बैठा हुआ वक्त, उनके साथ ये ऑलमोस्ट इसी तरह के एग्रीमेंट्स तो ये कर चुके हैं। ये तो बिल्कुल एक ओपन सीक्रेट है, इसमें तो कोई किसी किस्म की कोई बहाम नहीं है। ये सारी चीजें तो हो चुकी हैं। IMF के साथ इन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हैं, मेरे पास जो बिलाल साहब मेरी क्वेरी डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन डिफरेंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, इन्होंने मिसमैनेज किया, PTI ने, नून लीग ने इतना कर्जा छोड़ के गई, वो इन्होंने उतारने के लिए इनके लिए इशू बना हुआ है। पीपल्स पार्टी ने अगर चीज़ें गड़बड़ की, सारी चीज़ें मान ली। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर फ्रेश इलेक्शन करा लिए जाए तो सब चीज़ों का हल निकल आएगा जी? देखिए, इसमें ये है ना कि इसमें डायरेक्शन पे तो आ जाएगा ना। पाकिस्तान अब इस वक्त तो डायरेक्शन लेस हुआ पड़ा है, ना लीडरशिप की कोई डायरेक्शन है, ना गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन है। इसमें ये हो जाएगा कि जिसके पास भी मैंडेट आएगा उसका वो डायरेक्शन पे तो आ जाएंगे ना आप। इस वक्त तो आपको खुद पता है। लेकिन अगर एक और चीज देखी जाए बिलाल साहब, तो आप लोगों ने भी हुकूमत कर ली, नून लीग ने भी हुकूमत कर ली, पीपल्स पार्टी वालों ने भी हुकूमत कर ली, 2 दफ़ा उन्होंने कर ली, 3 दफ़ा आपने कर ली। तो ये अगर थोड़ा सा और गदर भी मचा दें, अगर ये भी अगर गदर मचा दें, आप लोगों ने तो मचाए गदर, PTI भी गदर मचा देती है, तो मुझे अवाम का रिलीफ तो फिर भी नजर नहीं आता। नहीं, जब हमारा दौर था उस वक्त तो बशीर भाई बिल्कुल लोगों को रिलीफ था, लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल रही थी, लोग अपने सुख का सांस ले रहे थे। मैं अब नहीं कहते कि जो इन्होंने जो ख्वाब दिखाए थे कि वो उस तरह के मामला नहीं थे, मगर पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और वो अपने जो तरक्की के सफर की तरफ सामने था। इन्होंने तो बड़ा गलत कर दिया। इन्होंने तो लोगों को दिखाया कि हम चेंज लेके आएंगे। चेंज मैंने जिस तरह आपको मुझे डर जो है ना, मुझे खौफ जो है बिलाल साहब, मुझे जो खौफ है और मेरा जो नाइटमेयर है वो ये है कि मुझे लगता ये है कि जो पहले होता आया है, 2-4 दफ़ा जो पहले हो चुका है, वो अगर इस बार हुआ तो वो बड़ा मुख्तलिफ होगा। मुझे ये खौफ है कि अगर ये लोग भी फेल हो गए तो बड़ा मसला हो जाएगा। जी ऐसी कहानी जरा मुझे मौका दें। इनके दोनों एक मिनट बिलाल साहब को पूरा कर ले। मुझे आप वेल अवेयर एंकर पर्सन है, मुझे बिल्कुल जायज है। खौफ से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको कोई डाउट है मुझे बताएं। देखिए कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि खौफ को मल्टीप्लाई कर दें। मौका दें, आज की ब्रीफिंग हो जाएगी। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, आप बताएं कि इनके फेलियर में आपको कोई डाउट है, मुझे सिर्फ ये बता दें। मुझे ये है कि मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि देखें, आप लोगों के दौर में चले रिलीफ था, लेकिन बकौल इनके वो आर्टिफिशियल रिलीफ था, सब्सिडीज थी, कर्जे थे जी, कुछ नहीं कर्जे थे, सिर्फ कर्जे ले लेके ये रुथलेस बोरोइंग आप लोगों ने की, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, वो ठीक है। कुरैशी साहब मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि मुझे खौफ जो है, मेरा जो नाइटमेयर है
वो अल्लाह ना मुझे मुझे जरा खौफ हटाने दे। चले जी, दूसरी सबसे बात। पहली बात कि पहले 9 महीनों में पीपल्स पार्टी के पहले 9 महीनों में 25% महंगाई थी, मुस्लिम लीग नून के पहले 9 महीनों में 10% महंगाई थी, और हमारी कुछ 9% है, आजकल 7% हो गई है। पहले 8-9 महीनों में महंगाई से कम है जो ये कह रहे हैं। दूसरी कह रहे हैं इलेक्शन करा दें और हमें दोबारा, जरा बात सुन लेना प्लीज, हमें दोबारा ले आए। ये नहीं हैरत की बात है किलो है ये जो खरबूजा है, अगर प्लीज अगर बात करने दें, मैंने आपको बड़ा खामोशी से सुना। वो चीजें हैं जो गरीब आदमी की अब आप जरा बात करने देना। ये कहते कम हो गई है। सुने मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात करने देना। अच्छा एक मिनट जरा, एक मिनट। अब आपने बोल दिया, सदाकत साहब के एक मिनट बात कर रहा हूँ, बताएं मैं जो बात कर रहा हूँ स्टेट बैंक के 400 रुपए किलो नींबू मिलता था, अच्छा जी एक मिनट जरा मिलता सदाकत साहब की यार बात ये सुनिए। बड़ी लिखी बात करें ना, ये लीमू की बात नहीं है, पढ़ी लिखी बात करें। महंगाई जो है स्टैट्स के मुताबिक 25% पीपल्स पार्टी के दौर में थी, 10% इनके दौर में थी पहले 9 महीने में, और 7 या 8% हमारे दौर में। इसके बावजूद महंगाई है। क़यामत की निशानी है कि लूट मार करने वाले, मुल्क की इकॉनमी को बिगाड़ने वाले 60 सालों में इस कौम ने ज्यादती की, मुशर्रफ ने ज्यादती की, जिया ने ज्यादती की, भुट्टो ने ज्यादती की, अयूब ने, लेकिन सब ज्यादतियां 6000 अरब कर्जा था 60 साल में। इन दोनों ने 6000 को 6 से 12, 12 से 24, 30,000 अरब तक पहुंचाया। आज इलेक्शन कराएं और इनको दोबारा दे दें कि जो आज हम रो रहे हैं, जिनकी वजह से, जो बीमारी की वजह है, वो आज सोल्यूशन तजवीज कर रहे हैं। ये क़यामत की निशानी है। कोई मसला नहीं है जी, कोई परेशानी नहीं है, मैशत इंशाल्लाह उठेगी। एक परेशानी है, जो ये कर्जे ले लेके टीटीज मियां साहब के घर आ रही हैं, टीटीज जरदारी साहब के पास आ रही हैं, ये जो बिलियंस के पैसे लॉन्चों में गए वापस आ रहे हैं, ये वजह है। आज आप कह दें इमरान खान की कैबिनेट में कोई जरदारी साहब की तरह, कोई मियां साहब की तरह का बंदा है जो इस तरह की लूट मार कर है। सच्ची बात सुनते हुए और कौम हैरत है, तौबा तौबा करके इनसे जान छुड़ाई है, और ये कहते हैं आज इलेक्शन कराएं। मैं कहता हूं इलेक्शन करवाएं, 100 दफा करवाएं। लोग पीपल्स पार्टी और नून के नाम से नहीं। अच्छा एक आप नहीं, आप बोलते रहिएगा, मैं आप साथ आपको थोड़ी करेक्शन कर दूं आपके। आपने कहा जी जो नून लीग की कैबिनेट थी या पीपल्स पार्टी की कैबिनेट थी, उस किस्म के लोग आपकी कैबिनेट में नहीं है। लीडर की बात की, कैबिनेट की क्या जरूरत होती है? लीडर नहीं, आपने कैबिनेट की बात, मेन हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्तेमाल होता रहा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। आज इसहाक डार क्यों भागे में वही लॉन्ड्रिंग करते रहे सारे। आपकी कैबिनेट में अभी भी लोग ऐसे मौजूद हैं, आपकी कैबिनेट में, पीटीआई की कैबिनेट में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पनामा में नाम थे। आपने उनको क्लैरिफाई किया कि उनके पनामा में जितनी ऑफशोर कंपनियां थी जिन लोगों की, और चाहे वो चौथे फ्लोर पे बैठे हो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में, चाहे वो कहीं भी बैठे हो, उनके जो नाम थे पनामा में वो क्लियर हुए या नहीं हुए? देखें, मैं ये बात कर रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है कि इमरान खान, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को कंपेयर करें, आप उनको देखें कि जो पाकिस्तान के कर्जे बढ़ते गए, जरदारी साहब और नवाज शरीफ के जाती एहसासे बढ़ते गए, इन फैक्ट्रियां बच्चे देती रही। एक प्लस पॉइंट आपका है, 5 में वो जो पाकिस्तान के गरीब लोगों का पैसा है जी। साहब आपका एक प्लस पॉइंट जरूर है, आप एक मिनट, एक आपका प्लस पॉइंट जरूर है कि आपका वजीर आजम जो है, जिसका नाम इमरान खान है, उसने कोई दुकान नहीं खोली, उसकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन मैनेज करना चाहिए। अब सुने ना, अब उस बात पे आगे ना, अगर असद उमर साहब ने ना, असद उमर साहब ने कुछ इमरान खान की तवक्कुआत पूरी नहीं की ना, उन्होंने उनको बदल दिया। जबकि इसहाक डार साहब जो रिश्तेदार थे, घर के बंदे थे, वो आखिर तक इकोनॉमी को डुबोते रहे, और आखिर वो शाहिद खान ने उनको जहाज में बिठा के यहाँ से अगवा कराया। आज अदालतें मांग रही हैं कि वो लाएं जिसने पाकिस्तान की मईशत को इस हद तक पहुंचाया, वो आके जवाब दे। वो अवेलेबल नहीं है, और लोग इनका ये ख्याल है जो मुल्क से बाहर चला जाता है, पुरानी स्टोरी हो जाती है, बाहर चला गया जी। लोग इस वक्त कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। लोगों को हमसे गिला है, हमसे लोगों को गिला है, महंगाई भी है, लेकिन तौबा तौबा करें, कोई नवाज शरीफ साहब और सरदारी साहब की शक्ल नहीं देखना चाहता जिन्होंने इस मईशत को डुबोया। जी बिलाल साहब, मैंने आपसे की कि मुझे एक मिनट बिलाल साहब को बोलने दें। मैंने आपसे अर्ज की कि मुझे बताएं कि अवाम इनको 1.5 साल दे देंगे, आपकी भी पूरा आपके पल्स पे हाथ है, तो आपने इस पे खामोशी इख्तियार कर ली। उसके बाद आपने अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन दी, इस पे कोई शक नहीं है कि वो एक नेक नियत इंसान है।
किस तरह मान लूं मैं इस चीज को? सारी जिंदगी प्ले बॉय बन के गुजारती हो, आज एक अंगूठी पहन के उसको घुमा घुमा के प्राइम मिनिस्टरशिप ले ली और कहे जी और जाती जिंदगी में बात करेंगे तो शहबाज शरीफ साहब कैसे? बड़ी बड़ी कहानी है। कैसे? मुझे जाती बताएं जिंदगी ना की बात ना कैसे? करें, आप बात करें कैसे? उनके पाकिस्तान के कंडक्ट की। मैं तो आपसे मुखातिब हूँ, मुझे नहीं आप मुखातिब में, लेकिन आप ठीक है, जाती जिंदगी में बात करें ना, आप पाकिस्तान की मैशत के हवाले से बात करें। नीयत पे कोई शक नहीं, भी मुझे तो शक है, पूरी पाकिस्तान की आवाम को तो शक है, बेड़ा गर्क कर दिया झूठ, इसीलिए लोगों ने वोट दिया। झूठ बोल के कि उन्होंने अपने जो बात होती है उनको कन्विंस किया कि जी मुझे दें, मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूँ, बड़ा ठीक खेलूंगा, और तबाह और बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को खिलौनों की तरह खेला और इस तरह खेला कि वो खेलने से जवाब दे गए, और हम कहें कि जी हमें नीयत पे कोई शक नहीं, कोई मुझे तो नीयत पे शक है। अच्छा, चलो ठीक है, आपकी राय है। सर आप मैटर नहीं करते, वो 2.25 करोड़ लोग मैटर करते हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को उठा के बाहर फेंका और हमें लेकर आए। और दूसरी बात ये, अगर मैशत अगर आपने जाती जिंदगी में बात करनी है वो सब पे हो सकती है, जाती जिंदगी की बात ना करें। आप पाकिस्तान के साथ मैं तो आपके सामने कह सकता हूँ कि इमरान खान ने कभी पाकिस्तान का 1 रुपया चोरी नहीं किया। क्या आप कह सकते हैं कि मियां साहब ने नहीं किया? क्या कह सकते हैं जरदारी साहब ने नहीं किया? नहीं कह सकते। यही वजह है पाकिस्तान में महंगाई की, यही वजह है गुर्बत की। मैं हल निकालना चाह रहा था चीज़ों का, लेकिन कुछ तो हल ज़रूर निकला है यहाँ पे। कुछ हल बिलाल साहब ने दिया है कि फ्रेश इलेक्शन करा दिए जाए तो इसका हल निकल आएगा सारी सिचुएशन जो इस वक्त है, क्राइसिस जो है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब कहते हैं कि जनाब जो खौफ जो नाइटमेयर मेरी है, जो मेरी ज़ाती है, कि अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो, तो कुरैशी साहब कहते हैं जी कि इसको मल्टीप्लाई कर दें इस खौफ को। और सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं जनाब के सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा मुझे नहीं समझ आ रही, और अगर ठीक हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, ठीक हो जाए। लेकिन मुझे लोग भी चाहते ये हैं कि किसी तरह ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो है उन तक पहुँचे जी। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।